नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और ये है तपोवन फार्म। और ये सुहेलवा जंगल के किनारे पर ही, जंगल के अंदर ही है। और अभी आज हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सुहेलवा के जंगलों के अंदर से होते हुए, खैरमान बंधे से होते हुए नेपाल के अंदर, नेपाल का दांग जिला पड़ता है। और इस पूरी यात्रा के दौरान हम लोग देखेंगे जंगल की खूबसूरती को, नेपाल में शिवालिक की पहाड़ियों को, यहाँ के कल्चर को, और ऐसी तमाम चीजें। तो आइए चलते हैं तपोवन फार्म से लेकर दांग जिले की इस यात्रा पर। अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी से कुछ दूरी पर जा रहे हैं और फिर हमारा सफर मोटरसाइकिल से होगा। तो आइए चलते हैं सफर पर। इस यात्रा में आपको सुहेलवा के जंगलों के बारे में और नेपाल के कल्चर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे। तो ये टेंगनवार गांव है और हम लोग फार्म से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आए हैं। और अब यहाँ से हमारी यात्रा होगी मोटरसाइकिल पर नेपाल की ओर। तो ये एक छोटी सी माइलर नहर के किनारे किनारे हम लोग बढ़ रहे हैं खैरमान बंधे की ओर, उत्तर दिशा में। और फिर खैरमान से आगे बढ़ेंगे हम लोग नेपाल की ओर। खैरमान बंधा, ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के नीचे ये इसके किनारे किनारे एक बंधा बनाया गया था ताकि जो ऊपर से आने वाला पहाड़ी नालों का पानी है उसको यहाँ पर रोका जा सके। और जिस रास्ते से हम आए वहीं से नहर निकाली गई ताकि सिंचाई के लिए यहाँ पर स्टोर किया गया पानी जो है उसको वहाँ पर ले जाया जाए। लेकिन ये खैरमान बंधा जो है, ये समय के साथ जो ऊपर से मिट्टी गाद बहकर आती थी उससे ये पड़ता चला गया, इसकी गहराई बहुत कम रह गई। इस कारण से अभी इस समय मार्च का महीना है और यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पर पानी की इसकी जो ग्रहण क्षमता है वो घटी है, तो इस कारण से खैरमान बंधा अब अधिकांश समय सूखा रहता है। तो इसको लेकर भी मुहिम चल रही है कि इसकी भी जो नीचे की गाद जमा हो गई है उसको निकाला जाए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर सके और साल भर यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता हो सके। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है
तपोवन फार्म से लेकर और नेपाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये पथरीला इलाका है, इसका एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर जो भूमिगत जल है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पर किसानों के लिए ज़मीन का पानी निकाल कर सिंचाई करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो इस कारण से यहाँ के किसान प्रमुख रूप से निर्भर रहते थे इसी खैरमान बंधे पर अब जिस तरीके से इसमें पानी नहीं रुक रहा है तो आसपास की खेती के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही है। और सिर्फ खेती नहीं, बल्कि इसमें जब पानी भरता था तो उसका सीपेज जो है वो जंगल के अंदर भी 12 महीने पानी की उपलब्धता करा कर रखता था। पर अब जब यहाँ पर पानी नहीं है तो जंगल के अंदर भी पानी की उपलब्धता जो है वो बहुत कम हुई है और इससे जंगली जानवरों का रहना भी जो है वो मुश्किल हुआ है। तो ये रास्ते में हमें मिला खैरमान बंधा। अब इसके किनारे होते होते हम लोग जंगलों के रास्ते जाएंगे नेपाल की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं सुहेलवा के जंगलों में। सुहेलवा का ये जंगल, जिसको सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा 1988 में मिला। ये उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जंगलों में से एक है। ये जंगल श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में फैला हुआ है। भारत और नेपाल की सीमा पर लगभग अधिकांश जगह जंगल है। उत्तर प्रदेश में चाहे पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, दुधवा नेशनल पार्क हो, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये सारी जंगल भारत नेपाल सीमा पर ही पाए जाते हैं। इसी तरीके से नेपाल के भीतर भी ऐसे जंगल बहुतायत में मौजूद है। परंतु आज सुहेलवा के जंगल बहुत अधिक मानवीय दबाव का दंश झेल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर वन्य जीव अब बड़े पैमाने पर खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर वृक्षों की कटान आज भी बड़ी तेजी से जारी है। यहाँ पर टाइगर के पगमार्क मिले हैं जंगल के अंदर। बाघ है यार, क्यों नहीं मानते हो यार? बाघ है, ये बाघ है, मगर वो वाला ना है जो बड़ा वाला। ये बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बच्चा है। ये बच्चा है यार, ये बच्चा है। ये देखो तुरंत पीछे का हुआ ये जो सीएमआर साहब में है। देखो ये देखो कौन कर रहा है? बाघ नहीं, कौन बाघ है, बाघ है। हमने एक्सप्लोर किया हर जगह पे इसको। ये देखो बच्चा है, जुबनान है, बच्चा नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक दो साल का है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, पूरा अनमैच्योर का है। बटुर है, बटुर का है, मान लो कि अनमैच्योर है। देखो शिकार उतार पर रहा है, शिकार पीछे करता हूँ अनमैच्योर। मान लो यही तक एक दवा है, वापस आओ। हवा इसे यार वापस नहीं हो सकता उसने मूवमेंट किया। तो यहाँ पर एक टाइगर संभवतः एक हिरण का पीछा करते हुए गया है और बहुत ही कम एज का जुवेनाइल टाइगर। सुहेलवा के जंगलों में बाघ पहले से रहते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में
बाघ यहाँ परमानेंट नहीं रुकते हैं, लेकिन अक्सर बाघ यहाँ पर जो है वो आते रहते हैं। लेपर्ड्स भी यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। कई जगहों पर ग्रामवासियों के ऊपर भी लेपर्ड्स के हमले जो हैं वो लगातार रिकॉर्ड किए जाते रहे हैं। तो सचिन जी हैं, ये बर्ड एक्सपर्ट हैं। और तो सचिन जी, ये जंगल जो है यहाँ पर टाइगर के लिए कितना सूटेबल है ये? पहले सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टाइगर के लिए जाना जाता था और यहाँ पर बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं। कुछ समय से यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ कुछ नेगेटिव होने लगी जिससे टाइगर डिस्टर्ब हो गए और पर्टिकुलर यहाँ पर दिखते नहीं हैं। एरिया को चेंज करते रहते हैं, अपने शिकार को ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिरन वगैरह का काफ़ी मात्रा में शिकार हो चुका है, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए अक्सर ये भटकते रहते हैं कि जहाँ इनको कुछ मिलता है ये वहीं कुछ खोजते हैं और मिल जाता तो वहीं कुछ दिन के लिए रुकते हैं। फिर ये अपने को आगे के लिए अपने पगवार बनाते हुए आगे के लिए निकलते हैं ताकि इनको कुछ अच्छा हैबिटेट मिल जाए ताकि ये अपनी टेरिटरी बना सकें। अभी जो हम देख रहे हैं ये कुछ हिरन या कुछ छोटे कुछ एनिमल्स होंगे, उनका ये पीछे करते करते आया है। और ये क्योंकि ये फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, इनका एक हैबिटेट है। तो खाने के बाद ये अक्सर इन्हीं ऐसे माहौल में ही रुकना पसंद करते हैं। तो हमको टाइगर की झलक मिल जाए या कुछ एनिमल्स मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस की वजह से ये एक जगह स्थायी रूप से नहीं रुकना। तो टाइगर यहाँ पर विज़िट करते रहते हैं और एक टाइगर का पगमार्क जो है वो अभी हमें यहाँ पर मिला है। तो हम लोग आगे फ़िलहाल बढ़ते हैं अपने नेपाल की ओर यात्रा में, और हो सकता है कि हमें रास्ते में कुछ वाइल्ड लाइफ दिख भी जाए। ये जंगल पहले वाइल्ड लाइफ से भरा होता था, लेकिन अब यहाँ वाइल्ड लाइफ के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। This is a mature tiger. Foot on this foot. And this foot. Mature है ये टाइगर। एक्चुअली वो हैबिटेट है कि ये डेंस फॉरेस्ट है, बड़ा जंगल है। सुहेलवा के इन जंगलों में करीब 300 प्रकार के पक्षी, कई दर्जन प्रकार के सांपों की प्रजातियां भी रिकॉर्ड की गई हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से सटे होने के कारण यहाँ पर मैदान के साथ साथ पहाड़ी प्रजाति की वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी देखे जा सकते हैं। करीब 452 वर्ग किलोमीटर में फैले सुहेलवा के इन जंगलों के बीच कई सारे कृत्रिम जलाशय भी हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से उतरकर आ रहे पहाड़ी नालों को रोककर बनाए गए थे और बड़ी मात्रा में पानी को संजो कर रखते हैं। और इन जलाशयों से नहरों के माध्यम से पानी को निकालकर आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई भी की जाती है। सुहेलवा के जंगलों के बीच स्थित जलाशय प्रवासी पक्षियों का भी एक बड़ा अड्डा बनते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो सेंट्रल एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख मार्ग है, ये सुहेलवा के जंगलों से ही होकर गुजरता है। और अभी हम एक पहाड़ी नाले को पार करने जा रहे हैं। ये
नाला खैरमान जलाशय को पानी उपलब्ध कराता है। अभी मार्च का महीना है तो ये सूखा हुआ है, बरसात में ये पूरा पानी से भरा होता है और यहाँ से पार करने का रास्ता नहीं होता। सुहेलवा के इन जंगलों को टाइगर रिजर्व बनाने की बातें भी कई बार हुई, लेकिन फिर वो फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं, क्योंकि बाघ यहाँ पर नियमित रूप से रुक नहीं पा रहे, क्योंकि इस जंगल में कोई ग्रासलैंड भी नहीं है और फिर उस तरह के शाकाहारी प्राणी भी नहीं हैं जिनका शिकार करके बाघ यहाँ पर रह पाए। हालांकि अतीत में यहाँ पर बाघों की अच्छी संख्या रही है। सुहेलवा के इन जंगलों में साल, खैर आदि के पेड़ों की अवैध कटान दशकों से होती आई है और यहाँ पर ये पूरा एक माफिया का नेक्सस जैसा बन गया है और ये इस जंगल के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है और आज भी ये कटाई जारी है और इस कारण से सुहेलवा के जंगल और यहाँ पर वन्य जीव वापस पनप नहीं पा रहे हैं। सुहेलवा के ये हरे और घने जंगल यहाँ पर आने वालों का मन मोह लेते हैं और फरवरी मार्च में यहाँ पर गिरी हुई पत्तियाँ ये इसको एक अलग ही रंग देती हैं। सुहेलवा के इन जंगलों में भारत और नेपाल दोनों ओर के मवेशियों की भी काफी चराई कराई जाती है, जो इस जंगल पे बहुत ही नकारात्मक असर डालती है, क्योंकि ये जानवर बड़े पैमाने पर चराई करके अतिचारण की समस्या पैदा करते हैं। पालतू पशुओं की जंगलों में चराई नहीं कराई जानी चाहिए। अब हम लोग भारत नेपाल बॉर्डर के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ सामने दिखाई दे रही हैं और ये नेपाल का पहला गांव हमको हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और अब हम नेपाल में दाखिल हो चुके हैं। तो ये नेपाल में शिवालिक के दक्षिण में मौजूद ये छोटा सा गांव है। हम लोग आ चुके हैं नेपाल के अंदर, जहाँ से अभी ये जंगल खत्म हुआ है और थोड़ा सा ये प्लेन एरिया है। फिर इधर से ये शिवालिक की पहाड़ियाँ शुरू हो रही हैं। तो ये नेपाल है। कुछ यहाँ पर नेपाल के घर यहाँ पर बने हुए हैं। तो हम लोग लगभग 8:10 पर निकले थे तपोवन फार्म से।
और वहाँ से जंगल के अंदर से होते होते करीब 10 किलोमीटर दूर अब हम लोग नेपाल के भीतर आ चुके हैं। और इस दौरान अभी 8:55 हुआ है, कुल हमको 45 मिनट लगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा इस आसपास के इलाके को, पहाड़ को और एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं यात्रा में। देखिए, यहाँ के जो पुराने घर बनते थे नेपाल के अंदर, वो आमतौर पर कच्चे घर होते थे। लोग आसपास यहाँ के पत्थरों का प्रयोग कर लेते थे दीवार बनाने में, लेकिन जो ऊपर की छत होती थी वो कच्ची होती थी। इसके बाद जब टीन शेड की उपलब्धता होने लगी तो कुछ लोगों ने अपने छतों के ऊपर टीन शेड लगाना शुरू किया। और अभी चूँकि यहाँ से पास में ही 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत से सीमेंट वगैरह भी मिल जाती है, तो कुछ लोगों ने पत्थर की दीवारें बनाकर उसको सीमेंट के मसाले भी लगाने उस पर, या उस पर से सीमेंट का प्लास्टर लगाना भी शुरू किया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो पहले पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर होते थे, अब वो धीरे धीरे सीमेंट के घरों में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि अभी भी यहाँ की छतें जो है वो कंक्रीट वाली, आरसीसी वाली नहीं यूज़ की जा रही हैं, पर जिस तरीके से लगातार ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, सीमेंट की उपलब्धता जो है वो टाउन्स में बढ़ रही हैं, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आने वाले हो सकता है 2-4-5 सालों में यहाँ पर फिर आरसीसी की छतें भी दिखने लगें। तो इस तरह का परिवर्तन यहाँ के घर बनाने की शैली में भी देखा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ के एग्रीकल्चर में भी उसी तरह का परिवर्तन, यहाँ के रहन सहन में भी उसी तरह का परिवर्तन। प्लास्टिक की चीज़ें जो प्लास्टिक के पैकेजिंग में आ रही हैं वो गांव-गांव में पहुँच चुकी हैं, हर जगह पर उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक का कचरा भी राह चलते भी हम यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लास्टिक के रैपर जो हैं हमको, जैसे ये कोई 2-4 रुपए का मिलने वाला कोई नूडल्स है, तो उसका भी ये रैपर देखिए आप चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा जो लैंडस्केप है धीरे धीरे बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये जो बदलाव है ये पॉजिटिव नहीं है, ये बड़ा निगेटिव बदलाव है। और आसपास के इलाके में, जंगलों में लोग लकड़ी काटने के लिए भी बड़े पैमाने पर जाते हैं। जंगलों में बहुत ज़्यादा मानवीय दखल है। रास्ते में आते हुए हमें बहुत सारे मवेशी भी दिखे, तो लोग अपने मवेशियों को भी चराने के लिए जंगलों में लेकर जाते हैं। तो लकड़ी काटना, मवेशियों की चराई, कभी कभार शिकार, इन तमाम चीज़ों ने सुहेलवा के जंगलों को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर अब वन्य जीव नहीं रुक रहे हैं, तो ये बड़ी समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। पुराना एक नेपाली घर है, यहाँ के क्षेत्र में ऐसे ही घर होते थे। यहाँ पर सोने की जो जगह होती है वो काफ़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे रेप्टाइल्स रात में नीचे घूमते हैं, तो उनसे भी बचाव हो सके, जंगली जानवरों से भी बचाव हो सके। जो नीचे का पोर्शन होता है आमतौर पर वो सामान रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल नेपाली घर है, ऊपर जो है लगा दिया गया है। तो इस तरीके की सीढ़ियाँ यहाँ पर ऊपर जाने के लिए प्रयोग की जाती रही हैं। क्या हो सकता है? ये टैंक है, इसमें गोबर डालते हैं और यहाँ से गैस निकलती है, और इस गैस को इस माध्यम से फिर प्लास्टिक के पाइप से लेकर वो ये पाइप यहाँ पर आई हुई है, पीले रंग की प्लास्टिक की पाइप है, यहाँ नीचे से आई है, और यहाँ से ये पाइप जो है ये आगे गई है, और इस तरीके से यहाँ पर गोबर गैस से खाना बनाया जाता है। और जैसा कि आपने पहाड़ों पर देखा होगा कि पहाड़ों पर पानी की उपलब्धता कैसे हो, क्योंकि वहाँ पर बोरिंग करके तो पानी निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ शिवालिक की पहाड़ियों पर भी पानी के झरने जो है वो फूटते हैं, और वहाँ से ये पाइपलाइन के माध्यम से पानी ऊपर से लेकर आया जाता है, तो यहाँ पर घरों में लोग पीने के लिए और अपने घरेलू कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पानी पहाड़ों पर हर जगह मिलते थे, पूरे भारत के हर पहाड़ों पर मिलते थे। आप अभी कभी भी उत्तराखंड, हिमाचल जाइए तो वहाँ की पहाड़ियाँ जो बहुत ऊंची नहीं है, जिसके ऊपर ग्लेशियर नहीं है, वहाँ से भी पानी आपको निकलता हुआ झरनों के रूप में गिरता हुआ दिखता होगा। उसी पानी का प्रयोग जो पहाड़ी कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पर किया जाता है। तो इन शिवालिक की पहाड़ियों पर भी पानी इस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे ये पहाड़ी झरने जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से जंगल खत्म हो रहा है,
तो बारिश के पानी को अपने अंदर संजो कर रखने की जो क्षमता पहाड़ों की है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये एक बड़े जल संकट की ओर लेकर जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का कई बार हमने दौरा किया तो मध्य प्रदेश में भी जो कई सारी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पहले बहुत झरने होते थे, पर अब वहाँ पर कोई पानी का सोर्स नहीं है। अब वहाँ पर पानी लाने के लिए लोगों को पहाड़ों से नीचे उतरकर घाटी में जाना पड़ता है, जहाँ पर किसी तरीके से एक बोरिंग लगाकर एक हैंडपंप लगाया गया है और वहाँ से लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पानी ढोकर लेकर आते हैं। तो जंगलों के खत्म होने के कारण और हमारे क्लाइमेट में भी चेंज होने के कारण इस तरीके के परिवर्तन, जो सबसे बड़ा आघात जो देखने को मिल रहा है वो पानी की उपलब्धता को लेकर दिख रहा है। और जब पानी नहीं होगा तो फिर खेती नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो रहना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ी समस्या जो है हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। तो हम लोग ये शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे अभी हैं, धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं पहाड़ियों पर। और ये पहाड़ियों पर ये रास्ता है, हालांकि अभी ये रास्ता कच्चा है लेकिन कुछ ही दिनों में ये रास्ता पक्का होने वाला है। नेपाल की सरकार अभी यहाँ पर भी गांव-गांव तक पक्की सड़कें जो हैं वो बनाने वाली है और उसके लिए रास्ते को चौड़ा भी किया जा रहा है। यहाँ पर ये पहाड़ी नाला भी उतरता है तो यहाँ पर बंधे बनाए जा रहे हैं, फिर यहाँ पुलिया का निर्माण होगा। तो अब चूँकि धीरे धीरे पक्की सड़कें भी यहाँ पर पहाड़ियों पर रोड के गाँव तक पहुँच रही हैं, तो इस कारण से फिर अब गाड़ियों का आवागमन भी बढ़ेगा और फिर उसके कारण फिर यहाँ पर बस्तियाँ भी और ज़्यादा सघन होती जाएंगी। तो जो बची खुची खूबसूरती है, जो प्रकृति यहाँ पर बची हुई है शिवालिक के पहाड़ों पर और सुहेलवा के जंगलों में, वो और ज़्यादा धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है इस डेवलपमेंट के आने के बाद। तो यहाँ पर घर बनाने की जो शैली है उसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं। ये घर है, पुराना घर था, इसके नीचे जो है दीवारों में इसके पत्थर लगे हुए हैं। पत्थरों को मिट्टी के साथ चुनाई करके जो है वो बनाया गया था। आप देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। पहले यहाँ पर जो छत भी रही होगी वो इस तरीके की छप्पर वाली छत रही होगी, लेकिन अब क्या है कि बढ़ रही है तो छप्पर को हटाकर यहाँ पर ऊपर लगा दिया गया है और पत्थर है जो यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो पत्थरों को जोड़ कर मिट्टी के मसाले के साथ दीवारें बनाई गई। पर अब सीमेंट की उपलब्धता बढ़ने के बाद यहाँ पर सीमेंट के प्लास्टर भी लगाए जा रहे हैं और अब धीरे धीरे कुछ समय में शायद ये पूरा का पूरा जो ऊपर का प्लास्टर है ये पूरा का पूरा सीमेंट में बदल जाए। पहले पूरा प्लास्टर भी जो है ये मिट्टी का होता था और लकड़ियों का प्रयोग इसमें होता था। तो लकड़ियों की उपलब्धता हालांकि अभी भी है क्योंकि ये जंगली इलाका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इन लकड़ियों की जगह पर भी लोहे के पाइप और इन चीज़ों का भी प्रयोग होने लगे या फिर सीमेंट के स्लेब जो है वो डाले जाने लगे, बीम डाले जाने लगे। और ये पुराने दरवाजे हैं, इस तरीके के यहाँ पर घर होते थे। दूसरे मंजिल पर भी एक दरवाज़ा होता था जिसको खोलकर लोग वहाँ पर बालकनी की तरफ बैठते थे और ये झरोखे की तरह जो है वो काम करता था। तो ऐसे खूबसूरत झरोखे वाले दरवाजे जो है पुराने किलों में भी देखे जाते थे। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ की ये घर बनाने की शैली थी, पर अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के प्रतियोगिता में ये बेकार होती जा रही है। छोटा सा एक गांव है नेपाल में शिवालिक के फुटहिल्स के नीचे और अभी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मकान जो है पुराने वो अभी भी पुरानी शैली में ही है, वो छप्पर वाले ही हैं और कुछ जो है यहाँ पर टीन शेड और इन तमाम चीज़ों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो जब इस तरीके का अभी टीन शेड पड़ने लग गया है तो टीन शेड चूँकि गर्म जल्दी होता है तो फिर अब यहाँ पर लोगों को जब गर्मी लगेगी घर के अंदर तो फिर लोग चाहेंगे कि भाई घर के अंदर पंखा भी हो, कूलर भी हो, तो उसके लिए फिर उनको बिजली की भी चाह होगी। तो इस तरीके से फिर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनकी मांग बढ़ेगी, बिजली की मांग बढ़ेगी। तो उस तरीके से भी प्रकृति के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा।
दूसरे घर बनाने में भी पहले जो संसाधन लगते थे वो आसपास मुफ्त में मिल जाया करते थे, तो इन संसाधनों को जुटाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी इंसान जो है दूर कहीं कमाने जाएगा या आसपास प्रकृति का दोहन और ज़्यादा बढ़ाएगा, तो उस तरीके से भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी वो प्रकृति के काफ़ी अनुरूप थी, प्रकृति के दोहन के बजाय प्रकृति के साथ चलने को बढ़ावा देती थी। लेकिन अब जिस तरीके का परिवर्तन हो रहा है ये हर तरीके से हर दिशा में प्रकृति को तबाह करने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में हम लोग समाधान की ओर ना जाकर समस्याओं को और बढ़ाने की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। इस बारे में सोचिए ज़रूर, और आपको क्या लगता है इस बारे में वो भी ज़रूर बताइए और परिवर्तन अवश्य कीजिए। तो अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं फार्म की ओर, और हमें रास्ते में कुछ गिद्ध दिखे हैं। ये हिमालयन ग्रिफिन वल्चर ही लग रहे हैं। 5 का फ्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो तपोवन फार्म से सुहलवा के जंगलों से होते हुए नेपाल के सीमा तक की यात्रा आपको कैसी लगी, प्राप्त जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।